तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो सिस्टम होता है वो वैंग से पूछता है कि इस एनर्जी को तुम अपने लिए यूज करोगे या फिर अपने डिसाइपल को देने वाले हो। जो सुनकर वैंग जो होता है वो बोलता है कि इसे मैं किसी को भी नहीं देने वाला, बल्कि इसे मैं अपने लिए यूज करूंगा। और इतना बोलकर अब जो वैंग होता है वो लीकिंग की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो इस मोटे से ही यहाँ पर पूछते हैं। और इतना सोचकर अब वो उससे बोलता है कि लीकिंग, क्या तुम जानते हो कि कल्टीवेशन के कितने लेवल होते हैं। जो सुनकर अब जो लीकिंग होता है वो वैंग को बताता है कि हाँ बिल्कुल, मैं कल्टीवेशनों के लेवलों के बारे में जानता हूँ। जो कल्टीवेशन के रियल है उन्हें टोटल 10 भागों में डिवाइड किया गया है, जिनमें से पहला है फाउंडेशन बिल्डिंग, दूसरा है प्रोफाउंड वेन, तीसरा है मीडियम स्पिरिट, चौथा है प्रोफाउंड जर्नल, पांचवा है एंट्री पीस, छठा है नोबिलिटी। और गाइड मैं आपको बता दूं कि नोबिलिटी पे ही जो एल्डर गूच आएंगे। और अब 7वें लेवल पर परफाउंड सवरिन जाता है, और 8वें नंबर पर परफाउंड वेनरेबल आता है, और वहीं 9वें नंबर पर परफाउंड सेंट, और वहीं 10वें नंबर पर परफाउंड एम्परर आता है। और कुछ लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि इससे ऊपर के भी कुछ कल्टीवेशन के लेवल होते हैं, लेकिन उनके बारे में मैं नहीं जानता। ऐसा कहा जाता है कि एंशियंट टाइम में उन लेवलों पर भी लोग पहुंचा करते थे। और इतना बोलकर अब जो लीकिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो सैग मास्टर है वो मुझसे इस बारे में क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि वो तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो प्रोफाउंड एम्परर लेवल है उस पर होगे। और वहीं दूसरी तरफ अब जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो एंट्री पीस रियलम है वो 5th लेवल पर है, और अगर मैं उसकी मिडल स्टेज पर पहुंचता हूं तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। इससे जीरो से ये स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो उस एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर डालने लगता है, और वो एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर डालते हुए बोलता है कि चलो अब कल्टीवेटर बनने का टाइम आ चुका है। और इसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उसका धड़ाधड़ कर कर वहाँ पर लेवल अप होने लगता है, और वहीं उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। और अब हम देखते हैं कि वैंग के जो कपड़े होते हैं वो पूरी तरह से फट चुके होते हैं, और जो वैंग होता है वो खुद की बॉडी को देखकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है कि सच में ये पावर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, मैं तो इसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा। और वहीं दूसरी तरफ अब जो लीकिंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सैक्ट मास्टर ने तो अपनी एनर्जी से ही यहाँ पर सारे कपड़ों को फाड़ दिया। अरे ऐसा तो होना ही था, आखिर वे एक इमोर्टल जो ठहरे। और लीकिंग की इस तरह की बातों को सुनकर जो वैंग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये अच्छा हुआ कि इस बेवकूफ़ को मुझे समझाना नहीं पड़ा, इसने खुद ही यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिया। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो लीकिंग से बोलता है कि यहाँ पर जो मैंने पावर तुम्हें दिखाई थी वो केवल एंट्री पीस रियलम की है, और मुझे यकीन है कि तुम अगर अच्छे से कल्टीवेशन करते हो तो तुम केवल एक ही साल में इस लेवल तक पहुँच सकते हो। जो सुनते के साथ ही लीकिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या एंट्री पीस रियलम तक केवल एक साल में ही पहुंचना, आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि अगर किसी टॉप लेवल के जीनियस की बात की जाए तो उसे भी एंट्री पीस रियलम पर पहुंचने में अपनी पूरी लाइफ लग जाती है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक साल में ही एंट्री पीस रियलम पर पहुंच जाए। और इतना बोलकर जो ली किंग होता है वो सीधे जाकर वैंग के पैरों को पकड़ लेता है, जो देखकर अब जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो एंट्री पैस रियलम है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये जो मेरा सेक्ट है मैंने इसका नाम इमोर्टल सेक्ट इसीलिए रखा है क्योंकि इसके अंदर मैं वो चीज़ें करवा सकता हूँ जो कि बाहर की वर्ल्ड के लिए मुमकिन नहीं है। जो सुनते ही अब जो किलिंग होता है वो वहाँ पर जोर जोर से रोने लगता है, और वो रोते हुए बोलता है कि मुझे यकीन है कि पक्का पास्ट में मेरे एंसेस्टरों ने कोई अच्छा काम किया होगा, इसीलिए मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट के अंदर ज्वाइन कर पाया हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं यहाँ पर दिन रात मेहनत करूँगा और मैं आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जो सुनकर अब जैंग जो होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो देखते हैं फिर एंट्री पीस रियलम के अंदर एंटर करने के बाद कैसा महसूस होता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो अपनी पास पास की चीज़ों को महसूस करने लगता है, जहाँ पर कि वो देख पाता है कि उसे हर एक चीज़ नज़र आ रही होती है, चाहे वो पंछी हो, झील हो या फिर फूल हो। वो हर किसी की मोमेंट को सुनो और महसूस कर पा रहा होता है, जो देखकर वैंग बोलता है कि सच में ये तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस वैली के अंदर जो भी मोमेंट हो रही है मैं उस हर मोमेंट को महसूस कर रहा हूँ। और वैंग के इतना बोलते हैं वो वहाँ पर एक बर्ड को देखते हैं जो कि मज़े में उड़ रही होती है, लेकिन तभी कोई उसके ऊपर अपनी आकर लात को रख देता है, और अब हमें पता लगता है कि ये एक लड़की है जो कि आसमान में उड़ रही बर्डों के ऊपर अपने पैर को रखकर आगे बढ़ रही होती है। और हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, जिसे देखकर वैंग जो होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि लगता है कि मेहमान आने वाले हैं। जो सुनकर एल्डर गूचैंग जो होते हैं वो वैंग को बताते हैं कि ये सभी कल्टीवेटर है, और मुझे नहीं लगता कि जो इनका बैकग्राउंड और कल्टीवेशन है वो इतनी ज़्यादा सिंपल होगी।
जो सुनकर वैंग जो होता है वो उससे बोलता है कि ये हमारे डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट की टेरिटरी के अंदर आए हैं, तो ये हमारा हक बनता है कि हम इन लोगों को ग्रीटिंग करें। तो एल्डर गू चैंग के आप इन्हें यहाँ पर ग्रीटिंग क्यों नहीं देते। और इतना बोलकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता कि ये लोग फ्रेंडली है या फिर दुश्मन, तो इसीलिए जो गू चैंग है उसे ही पहले इन लोगों से डील करने दो। और वैंग की इतना सोचती है, अब जो एल्डर गू चैंग होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के बाद सामने की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि मेरे आसमान में उड़ने वाले दोस्तों। और एल्डर गू चैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चलना स्टार्ट हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये सब कुछ एल्डर गू चैंग की सोच के कारण हो पाया होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर इतना ज़्यादा तेज हवा चलती है कि वहाँ पर एक टोर्नेडो का रूप ले लेती है। और एल्डर गू चैंग जो होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम यहाँ पर आकर हम लोगों को ग्रेट क्यों नहीं करते। और अब एल्डर गू चैंग की ऐसी पावर को देखकर तो वैंग भी काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या सच में जो कल्टीवेटर होते हैं वो इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि वो अपने सोर्स से ही इस तरह के अटैक को बना दे। और वैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो है लगू चैंग का वो टोर्नेडो होता है वो उसी लड़की के पास में आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की भी बहुत ज्यादा शौक हो जाती है। और वो शौक होते हुए बोलती है कि आखिर ये टोर्नेडो यहाँ पर कहाँ से आ गया। और इतना बोलती है, अब जो वो लड़की होती है वो उस टोर्नेडो से ही बचने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी इमोर्टल एक्ट का एक पेपर उस लड़की की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर उसे लगता है कि ये कोई खतरा है। इसीलिए उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए वो उसके ऊपर स्वॉर्ड को चला देती है। जिसे देखते के साथ ही एल्डर गूचैंग जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वो बोलते हैं कि लड़की, जिस चीज को तुम यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने वाली हो वो हमारे सेक्ट को बिलोंग करती है। और इतना बोलते के साथ ही एल्डर गूचैंग जो होते हैं वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। और उसे बाहर निकालते के साथ ही हम देखते हैं कि उससे सामने की तरफ एक स्लैश करते हैं। और जो वो स्लैश होता है वो जाकर सीधे उस पेपर के अंदर लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो वो पेपर होता है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगता है। और इससे पहले कि वो लड़की कुछ समझ पाती, हम देखते हैं कि जो वो पेपर होता है वो सीधे उस लड़की के फेस की तरफ ही जाने लगता है। और अब वो जाके सीधे उसके फेस से चिपक जाता है। और अब हम देखते हैं कि उसका बैलेंस बिल्कुल भी नहीं बन पाता और वो ज़मीन की तरफ गिरने लगती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है वो सीधे आकर आसमान से ज़मीन पर टकराती है, जिसे देखकर अब जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है आखिर ये एल्डर गूचैंग की किस तरह की ग्रीटिंग हुई। इस तरह की ग्रीटिंग से तो अगर कोई दोस्त भी आएगा तो वो भी हमारा दुश्मन बन जाएगा। और इतना बोलकर अब वो लीकिंग से बोलता है कि लीकिंग जाओ और जाकर उसे यहाँ पर लेकर आओ। जो सुनकर अब जो लीकिंग होता है वो डरते डरते हुए उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो अभी भी उसी पेपर को हटाने की कोशिश कर रही होती है। जो देखकर लीकिंग उससे बोलता है कि लेडी कल्टीवेटर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो उस पेपर को अपने फेस से हटा लेती है। और वो बहुत ही गुस्से में लीकिंग की तरफ देखने लगती है, जिसे देखकर बेचारा जो लीकिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसमें मेरा कोई भी दोष नहीं है, तो मुझे ब्लेम मत करना। और अब लीकिंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो बहुत ही डरावना सा फेस बनाकर लीकिंग के ऊपर चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह के लेटरों को इधर उधर बखेरने की। और अब उसके ऐसे डरावने फेस को देखकर जो लीकिंग होता है वो वहाँ से डरते हुए भागने लगता है। और वो भागते हुए बोलता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी, तो मुझे इस चीज़ के लिए ब्लेम मत करो। और इतना बोलते ही जो लीकिंग होता है वो वैंग के पास में जाकर छुप जाता है। और अब जो वैंग होता है वो उस लड़की से बोलता है कि ये कोई बेकार चीज़ नहीं है, बल्कि ये मेरे सेक्ट को बिलोंग करती है, मेरे डिवाइन इमोर्टल सेक्ट को। जो सुनते के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो भी उस पेपर की तरफ देखने लगती है। और वो उस पेपर की तरफ देखते हुए बोलती है कि क्या डिवाइन इमोर्टल सेक्ट ये किस तरह का सेक्ट है, क्योंकि मैंने तो आज से पहले इस तरह के सेक्ट के बारे में नहीं सुना। जो सुनते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो उसको बताता है कि जो मेरा डिवाइन इमोर्टल सेक्ट है वो काफ़ी मिस्टीरियस सेक्ट है, तो इसीलिए ज़्यादा लोग इसके बारे में नहीं जानते। और मैं इस डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का सेक्ट मास्टर वैंग हूँ। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही उसके पास सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है, जो कि वैंग को अब बताती है कि मुबारक हो, आपने एक जीनियस डिसाइपल को ढूंढा है। और अगर आप इसी तरह के 10 जीनियस डिसाइपलों को अपने सेक्ट के अंदर रिक्रूट कर लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर रिवॉर्ड के रूप में 10 समन और 10 ड्रॉ दिया जाएगा। जो सुनते ही वैंग भी जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि 10 ड्रॉ 10 समन सच में ये तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब पिछली बार मैंने लीकिंग को सेट के अंदर लिया था तो मुझे एक ड्रॉ और एक समन का मौका मिला था। और समन करने के बाद जो एल्डर गूचैंग है वो मिले, जो कि एक स्वॉर्ड मास्टर है। और वहीं ड्रॉ में मुझे यहाँ पर एंट्री पीस रियलम तक की कल्टीवेशन मिल गई।
और अब यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड के तौर पर 10 समन और 10 ड्रॉ मिलने वाले हैं, जिसके लिए बस मुझे यहाँ पर इस लड़की की तरह जीनियस डिसाइपल ढूंढने होंगे। और इतना सोचते ही अब जो वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरी तो अब लॉटरी लगने वाली है, क्योंकि मुझे बस अब डिसाइपलों को ढूंढना है, कल्टीवेशन तो अपने आप ही बढ़ जाएगी। और चूंकि उन जीनियस डिसाइपलों में से एक तो मेरे सामने ही खड़ी है, तो अभी से मुझे अपने रिसेक्ट के अंदर रिक्रूट कराना होगा, जिसके लिए कि मुझे यहाँ पर अपने सबसे बेस्ट स्किल का यूज करना होगा, जो कि है लोगों को अपनी बातों में लाना। और इतना सोचकर अब जो वैंग होता है वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, और वो उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि लड़की, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, और उसी के साथ में जो तुम्हारे बोन्स है और मसल्स है वे भी काफ़ी पावरफुल है। और अगर तुम्हारे टैलेंट की बात की जाए तो इस तरह का टैलेंट मिलियन लोगों में से एक के ही पास होता है। और अब जो लीकिंग होता है वो वैंग की इस बात को सुनकर उसकी तरफ बहुत ही फनी तरह से देखने लगता है, क्योंकि जब वैंग लीकिंग से पहली बार मिला था तो उसे भी इसने सेम यही डायलॉग चिपकाया था। और अब इसी बारे में सोचकर जो वैंग होता है वो बड़े ही खतरनाक तरीके से वैंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि सेक्ट मास्टर, मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि क्या आप जिससे भी पहली बार मिलते हो सेम यही डायलॉग चिपकाते हो? और उसके इतना बोलते ही अब जो वैंग होता है वो सीधे जाकर लीकिंग के मुंह को पकड़ लेता है, और वो उसके मुंह को पकड़ने के बाद जो वो लड़की होती है उससे बोलता है कि तुम इसकी बात के ऊपर ध्यान मत दो, ये हमेशा इसी तरह की मजाक करता रहता है, तो तुम मुझे बताओ कि क्या तुम ज्वाइन करोगी? जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो उस पेपर को पढ़ने लगती है, जो देखकर वैंग जो होता है वो उस लड़की को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के पास में एबिलिटी है कि ये बर्ड की मदद से आसमान में उड़ सकती है, और इसकी स्ट्रेंथ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और उसी के साथ में इसे देखकर लगता है कि इस लड़की को थोड़ी बहुत नॉलेज भी है। और अगर इसके कल्टीवेशन की बात की जाए तो इसका कल्टीवेशन वैसे तो मुझसे कम है, लेकिन अगर इसकी कॉम्बैट एक्सपीरियंस की बात की जाए तो वो मुझसे ज़्यादा है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि ये मेरी ट्रिक के अंदर फंसेगी, क्योंकि मेरी ट्रिक के अंदर केवल लीकिंग जैसे बेवकूफ़ ही फंस सकते हैं। और वैंग ये सब कुछ अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी वो जो लड़की होती है वो वैंग की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि क्या तुम इस डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट के मास्टर हो? इस पर्चे के अंदर आपने लिखा हुआ है कि आप डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट के लिए यहाँ पर डिसाइपलों को रिक्रूट कर रहे हो, तो क्या सच में आपको लगता है कि मैं इस लायक हूँ कि मैं आपके सेक्ट के अंदर ज्वाइन कर पाऊंगी? जो सुनते ही साथी वैंग जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर फेल होने वाला हूँ, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरी ये मामूली सी ट्रिक ऐसी फेरी जैसी लड़की के ऊपर भी काम करेगी और ये मेरी डिसाइपल बन जाएगी। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, जो कि उसको बताती है कि तुम्हें इतना जल्दी खुश होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले तुम्हें यहाँ पर किसी भी डिसाइपल को ज्वाइन कराने से पहले उससे एंट्रेंस फीस लेनी होगी। अगर वो एंट्रेंस फीस नहीं देता तो तुम उसे अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन नहीं करा सकते। जो सुनकर वैंग जो होता है वो सिस्टम को गाली देते हुए बोलता है कि तुम सिस्टम पर क्यों नहीं जाते, आखिर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाने की क्या ज़रूरत है? तुम जानते भी हो कि मैं कितनी मुसीबतों से यहाँ पर डिसाइपल को लेकर आ रहा हूँ। और इतना वो सोचकर अब जो वैंग होता है वो उस लड़की की तरफ हाथ को बढ़ाते हुए उससे बोलता है कि देखो, मेरे डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट का एक रूल है, अगर तुम मेरे डिवाइन इमोर्टल्स एक्ट को ज्वाइन करना चाहती हो तो यहाँ पर पहले तुम्हें एंट्रेंस फीस देनी होगी। और वैंग की अब इस बात को सुनते ही हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो आगे आकर वैंग के हाथ को पकड़ लेती है, और वैंग के हाथ को पकड़ने के बाद बहुत ही प्यारा सा चेहरा बनाते हुए उससे बोलती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में थी, इसीलिए मैं पैसे लाना भूल गई, तो क्या मैं आपको बाद में पैसे दे सकती हूँ? जो सुनकर वैंग जो होता है वो ना चाहते हुए भी उस लड़की से बोलता है कि बात यह है कि ये मेरे सेक्ट का रूल है, तो इसीलिए मुझे इसे फॉलो ही करना पड़ेगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं अब क्या करूँ, क्योंकि बिना एंट्रेंस फीस के मैं इसे अपने सेक्ट के अंदर ज्वाइन नहीं करा सकता, क्योंकि अगर ऐसा मैंने किया तो सिस्टम इसे काउंट ही नहीं करेगा, जिसके बाद मुझे कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर जो लेगिंग होता है उसे देखते हैं, जो कि उस लड़की की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये लड़की यहाँ पर फेरी जैसी खूबसूरत है, लेकिन उसके बाद भी सेक्ट मास्टर इसे फ्री में ज्वाइन नहीं करा रहे, बल्कि इससे पैसे ले रहे हैं ज्वाइन कराने के। और अगर मेरी बात की जाए तो मैं तो इस सेक्ट का पहला डिसाइपल बना हूँ, तो सच में मुझे लगता है कि मेरी जो किस्मत है वो चमक चुकी है, और मैं सच में बहुत ही पावरफुल सेक्ट के अंदर ज्वाइन कर चुका हूँ। और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, और वे वहाँ पर आने के बाद उस लड़की से बोलते हैं कि लिटिल ब्यूटी, क्या तुम्हें लगा था कि तुम हमारे हाथों से बचकर निकल जाओगी? यहाँ तक कि जो तुम्हारे फादर थे वो भी तुम्हें हमारे हाथों से बचाने में फेल हो गए, तो क्या तुम्हें लगता है कि जिन मंकियों के साथ में तुम यहाँ पर खड़ी हुई हो ये मंकी यहाँ पर तुम्हें मेरे हाथों से बचा लेंगे? जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए उस पर्सन के ऊपर बोलती है कि लेनियो, अब मैं डिवाइन इमोर्टल सेक्ट की एक डिसाइपल हूँ, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी इस तरह से इंसल्ट करने की, वो भी मेरे सेक्ट मास्टर के सामने? और उस लड़की की अभी इस बातों को सुनकर जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पर मुझे एक अच्छी खासी डिसाइपल मिलने वाली है, मुझे नहीं पता था कि इसके पीछे तो यहाँ पर पहले से ही लोग पड़े होंगे जो कि इसे यहाँ पर मारने के पीछे फिर रहे हैं।
और वैंग की इस बात को सुनकर उनमें से एक बंदा हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि एक जो कमजोर से इंसान है ये यहाँ पर तुम्हें हमारे हाथों से बचा लेगी? सच में ये तो कितनी ज़्यादा हंसी की बात है कि तुम्हें इन लोगों के ऊपर यकीन है। और उसके इतना बोलते हैं हम देखते हैं कि जो उनमें से एक और बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि शायद तुम नहीं जानती हो कि मैं इस टाइम प्रोफाउंड जर्नलिज्म पर पहुंच चुका हूं, तो इसीलिए मेरे सामने इन जैसे कुत्तों का कोई भी काम नहीं है। मैं इन कुत्तों को केवल अपने एक ही हाथ से मार सकता हूँ। और अब प्रोफाउंड जर्नल रियलम का नाम सुनकर जो वैंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि प्रोफाउंड जर्नल रियलम ये तो मुझसे भी एक लेवल कम है, लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ पर ये इस तरह की फेंक रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये यहाँ पर मुझसे जीत जाए, क्योंकि ये एक नहीं बल्कि यहाँ पर 5 है। और उससे अलग मैं ये नहीं जानता कि इनमें से केवल एक ही बंदा प्रोफाउंड जर्नल रियलम पर है या बाकी के भी इसी लेवल पर है। हो सकता है कि इनमें से कोई बंदा इससे भी ऊपर के लेवल पर हो। और वह इतना सोचती है। अब हम उस लड़की को देखते हैं जो कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घबराने लगती है, और अब उसे इस तरह से घबराता हुआ देखकर जो लेकिंग होता है वो उसके सामने आते हुए बोलता है कि जूनियर सिस्टर, यहाँ पर आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये तो बस प्रोफाउंड रियलम के कीड़े हैं जिन्हें कि अगर सेक्ट मास्टर की बात की जाए तो वो केवल अपनी एक ही फिंगर से इन सभी को यहाँ पर बहुत ही आसानी से मसल देंगे। और लेकिन की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद लोगों को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, और उनमें से एक बंदा बोलता है कि इस बच्चे का तो मैं यहाँ पर मुंह तोड़ूंगा। और वहीं दूसरी तरफ जो वैंग होता है उसे लीकिंग के ऊपर बहुत गुस्सा आने लगता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि ये लीकिंग बास्टर्ड कहीं का हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करता रहता है। मैं मानता हूँ कि मैं एंट्री फीस रियलम पर हूँ, लेकिन मेरे पास में कॉम्बैट एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं इन लोगों से यहाँ पर हार गया तो जो मेरी रेपुटेशन है वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी, और उसी के साथ में यहाँ पर मैं कोई भी डिसाइपल एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि सबको पता होगा कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ। और वैंग ये सब बातें अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो वैंग की तरफ देखने लगती है, और वो एकदम से वैंग के सामने आकर उससे बोलती है कि सैग मास्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर मुझे बचाने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप यहाँ पर मेरी मदद करोगे। जो सुनकर अब जो वैंग होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ पर मेरी टेरिटरी के अंदर हो, तो यहाँ पर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम्हें बुली कर पाए। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ पर दो धारी तलवार के बीच में खड़ा हूँ, चाहे किधर भी जाऊँ वो मुझे काटे ही काटेगी। और वैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि एक बंदा वैंग की तरफ बढ़ने लगता है, और वो वैंग की तरफ बढ़ते हुए बोलता है कि तुम्हारे जैसे मंकी की हिम्मत कैसे हो गई इस तरह की यहाँ पर बड़ी बड़ी फेंकने की? तुमने यहाँ पर इस मार्कस के सामने बोलने की हिम्मत की है, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचोगे, तुम मरोगे। और इसके इतना बोलते हम देखते हैं कि जितने भी उसके साथी होते हैं वे सभी के सभी वैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगते हैं। जो देखकर वैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो अब मरने वाला है। लेकिन तभी वो देखता है कि उन सभी की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। जो देखकर अब जो वैंग होता है वो उन लोगों की स्वॉर्ड को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या हुआ, ये लोग इतने ज़्यादा स्लो क्यों है, या फिर मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया हूँ? और इतना बोलते के साथ ही अब जो वैंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो इमोर्टल कल्टीवेशन होते हैं वे सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, क्योंकि मैं इन लोगों से केवल एक ही रियलम ऊपर हूँ, लेकिन उसके बाद भी इन लोगों से फाइट करना मेरे लिए कितना ज़्यादा आसान है। और इतना बोलते ही अब जो वैंग होता है वो उन लोगों के बीचों में से गुजरने लगता है, और उन लोगों के बीच में से गुजरते हुए बोलता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा स्लो हो, तुम लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे तुम यहाँ पर टच कर पाओ। और इतना बोलकर अब वो बोलता है कि गूचैन, अब तुम्हारी बारी है, इन लोगों से तुम निपटो। जो सुनते के साथ ही अब जो गूचैंग होता है वो अपनी सोड को पकड़ लेता है, और वो अपनी सोड को पकड़ने के बाद अब उन सभी के ऊपर अटैक करता है, और हम देखते हैं कि एक ही पल में उन सभी के ऊपर अटैक कर उनके बीच से निकल जाता है। और अब जो उसकी सोड होती है वो उन सभी का जो लीडर होता है उसके गले पर जाकर रुक जाती है। जो देखकर तो उसकी जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब जो वैंग होता है वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझे यहाँ पर मारोगे, लेकिन जरा एक बार देखो तो तुम्हारे तो यहाँ पर जितने भी लोग थे वो मुझे टच भी नहीं कर पाए, बल्कि वे खुद ही देखो जरा जमीन पर धरती को चाट रहे हैं। और अब इस चीज़ को देखकर जो लीकिंग होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो खुश होते हुए उस लड़की से बोलता है कि सीनियर सिस्टर, मैंने आपसे कहा था ना कि जो सेक्ट मास्टर है वो बहुत पावरफुल है, जरा देखो उन्होंने तो यहाँ पर इंटरफियर भी नहीं किया, बल्कि जो एल्डर गूचैंग थे उन्होंने अकेले ही इन सभी को निपटा दिया। जो सुनकर तो जो वो लड़की होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि मुझे अपनी आंखों पर ही यकीन नहीं हो रहा कि परफॉर्म जर्नलिज्म के जो कल्टीवेटर थे वो इतनी आसानी से हार गए। उन्हें देखकर तो ऐसा लगा जैसे कि वे कुछ हो ही ना। और उसके इतना सोचते हैं अब हम उसी पर्सन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उस लड़की को मारने के लिए आया था, और वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन ने केवल एक ही अटैक में यहाँ पर परफॉर्म रियलम के 5 लोगों को मार दिया। सच में ये तो एक ट्रू एक्सपर्ट है।
क्या ये बंदा एंट्री पीस रियल एम्पर है? नहीं नहीं, ये बंदा तो नोबिलिटी रियल एम्पर है, जिसका तो मैं सामना ही नहीं कर सकता। अब मेरे पास में यहाँ पर जिंदा रहने के लिए केवल एक ही ऑप्शन बचा हुआ है। यहाँ पर कुछ भी कर कर मुझे अपनी जान को बचाना होगा, जिसके लिए मुझे अब इनके सामने अपनी जान की भीख मांगनी होगी। और इतना सोचकर अब जो वो लिनियो होता है वो वैंग से बोलता है कि सीनियर, मेरा नाम लिनियो है और सच में मैं यहाँ पर अंधा हो गया था, जो कि मैंने यहाँ पर आपको पहचाना नहीं। मैंने अनजाने में यहाँ पर सीनियर को ऑफेंड कर दिया, तो इसीलिए मैं यहाँ पर सीनियर से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। और अगर मेरे फादर की बात की जाए तो जो मेरे फादर है वो याओरी एम्पायर के एक मर्क्यूरिस है, तो इसीलिए अगर यहाँ पर सीनियर मुझे जाने देते हैं तो जो मेरे फादर है वो उन्हें बहुत ही अच्छा गिफ्ट देंगे। और अब उस लिनियो की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो वो लड़की होती है उसे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो उसे कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो वैंग होता है वो उससे बोलता है कि देखो, मुझे किसी भी मर्क्यूलिस वर्क्यूलिस से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पहली बात तो तुम यहाँ पर मेरे सेक्ट के अंदर जबरदस्ती घुसकर आ गए, उसके बाद तुमने यहाँ पर आकर मेरे और मेरे सेक्ट के बारे में उल्टे सीधे वर्ड बोले, यहाँ तक कि मेरे सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की। तो क्या तुम्हें लगता है कि बस तुम्हारे 2-4 वर्ड बोलने से इन सब की यहाँ पर भरपाई हो जाएगी? और अब वैंग की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो भी काफ़ी शौक हो जाती है, क्योंकि उसे नहीं लगा था कि जो वैंग है वो यहाँ पर इस तरह की चीज़ करेगा। और अब उस तरह लड़की के इस तरह के रिएक्शन को देखकर जो लीकिंग होता है वो उस लड़की से बोलता है कि सिस्टर, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारे सेक्ट मास्टर है वो एक बहुत ही अच्छे पर्सन है, तो इसीलिए वो यहाँ पर इस बंदे को यहाँ से ऐसे ही नहीं जाने देंगे। जो सुनकर अब जो वो लड़की होती है वो अपने मन में सोचने लगती है कि जो इसका फादर है वो याओरी एम्पायर का एक मर्क्यूलिस है, और अगर उसकी कल्टीवेशन की बात की जाए तो वो नोबिलिटी रियल एम्पायर है, और उसी के साथ में वो कमांडर है 500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन का। और ये जो 500 के 500 सोल्जर है ये सभी के सरोही भी परफॉर्म जनरल रियल एम्पर है, और इनकी अगर 10 आर्मी कमांडरों की बात की जाए तो वे तो एंट्री पीस रियल एम्पर भी पहुंच चुके हैं। और अगर इस आर्मी की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो इस 500 लोगों की आर्मी के अंदर ही इतनी स्ट्रेंथ है कि ये पूरे जो याओरी एम्पायर है उसके ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। और यही कारण है कि जो ये लिनियो है ये इतना ज़्यादा घमंडी है, इसीलिए मुझे लगता है कि चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूँ, मैं किसी की भी सपोर्ट को क्यों ना पालूँ, लेकिन मैं इस बंदे से नहीं बच सकती। ये हमेशा ही मेरा पीछा करता रहेगा, और इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो कि मुझे इसके हाथों से बचा सके। लेकिन जो डिवाइन इमोर्टल सेक्ट का मास्टर है इसकी नज़रों में तो वो मर्क्यूलिस कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि ये उसे यहाँ पर कोई इज्जत भी नहीं दे रहा। और इसे देखकर अब मुझे लगता है कि केवल इकलौता यही ऐसा पर्सन है जो कि मुझे उसके हाथों से बचा सकता है, इसके अंदर सिवाय इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी और दूसरा पर्सन नहीं है। और इतना सोचने के साथ ही अब जो वो लड़की होती है वो वैंग के सामने अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाती है। और अब इसी के साथ में जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।